हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। दैनिक जागरण का ये एडिटोरियल है। जटिल कर प्रणाली से मिली मुक्ति, डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी लिखते हैं इसके बारे में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वस्तु एवं सेवा कर जो जीएसटी है और इनकम टैक्स में नए साहसिक सुधारों से न केवल आम आदमी की जिंदगी आसान होगी बल्कि देश विकसित भारत की राह पर तेजी से आगे बढ़ेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा कि नए कर सुधारों से इसी वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंत तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। इसी तरह दुनिया के विभिन्न आर्थिक एवं वित्तीय संगठनों की रिपोर्ट में भी जीएसटी और इनकम टैक्स में किए गए सुधारों से भारत की तेज गति से विकास की संभावना प्रस्तुत की जा रही है। गौरतलब है कि जीएसटी परिषद ने 4 टैक्स स्लैब, जीएसटी जो काउंसिल होती है उसने 4 जो टैक्स स्लैब थी पहले 5, 12, 18, 28 इसमें बदलाव करके 5 और 18% स्लैब वाली 2 स्तरीय जीएसटी को मंजूरी दे दी। 2 स्तरीय जीएसटी मतलब एक सीजीएसटी होता है, एक एसजीएसटी है, सेंट्रल लेवल का जीएसटी और एक स्टेट लेवल का जीएसटी। हालांकि अहित कर वस्तुओं को श्रेणी में आने वाली कुछ वस्तुएं, अहित कर मतलब जैसे दारू मदिरा वगैरह जो नशीली पदार्थ होते हैं उनको अहित कर वस्तु कहते हैं, उन पर 40% टैक्स लागू होगा। तो जीएसटी में हुए सुधारों के 3 बड़े आधार हैं। पहला संरचनात्मक सुधार, संरचना सुधार से मतलब टैक्स ढांचे को और बेहतर किया गया है। दूसरा टैक्स दरों को तर्क संगत बनाया गया है। तीसरा है जरूरी वस्तुएं सस्ती हैं, है ना, मतलब दूसरा टैक्स में मतलब तर्क संगत बनाया गया यानी जरूरी वस्तुएं सस्ती बनाई गई हैं। पहला संरचनात्मक सुधार है यानी टैक्स ढांचे को और बेहतर बनाया गया है। तीसरा है कि नए रजिस्ट्रेशन और रिफंड को आसान बनाया गया है। इससे क्या इनपुट आउटपुट टैक्स रेट में संतुलन आएगा। अगला है जीएसटी के रजिस्ट्रेशन से लेकर के पालन प्रतिवेदन की प्रक्रिया भी आसान की गई है। जीएसटी के रजिस्ट्रेशन से पालन प्रतिवेदन की प्रक्रिया भी आसान की गई है। कारोबारी अब सिर्फ 3 दिन में जीएसटी पोर्टल पर अपना पंजीयन करा सकेंगे। उन्हें 7 दिनों में रिफंड देने की व्यवस्था होगी। कच्चे माल और तैयार माल की दरों में भिन्नता होने के कारण इनपुट टैक्स रिटर्न में होने वाली दिक्कतों को भी समाप्त कर दिया जाएगा। जीएसटी दरों में नए बदलाव से वर्तमान में 12% जीएसटी वाली लगभग 99% वस्तुएं 12% जीएसटी वाली 99% वस्तुएं 5% के स्लैब में आएगी, जबकि 28% टैक्स वाली लगभग 90% वस्तुएं 18% के दायरे में आएंगी। नए बदलाव से आम आदमी से लेकर के किसान और छोटे उद्यमियों के इस्तेमाल में आने वाली सैकड़ों वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। इससे घरेलू खपत में जोरदार तेजी आएगी। मध्यम वर्ग उत्पादों की खरीद पर पैसा खर्च करेगा और मांग बढ़ने से निजी निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार को भी उम्मीद है कि 47,000 करोड़ रुपए के सालाना राजस्व नुकसान के बावजूद इससे बाजार की गतिविधियों में तेजी आएगी और अर्थव्यवस्था को जिस तरह रफ्तार मिलेगी उससे तात्कालिक नुकसान की सरलता से भरपाई हो जाएगी। आम आदमी एवं मध्यम वर्गीय लोगों को कीमतों में राहत मिलेगी और उनकी क्रय शक्ति भी बढ़ेगी। बाजार में नकदी प्रवाह भी बढ़ेगा। जो छोटे उद्योग जैसे ट्रम्प टैरिफ के कारण निर्यात घटने को लेकर चिंतित हैं, उन्हें घरेलू उपभोक्ताओं की बढ़ती मांग से बड़ा सहारा मिलेगा। जीएसटी से घटने से औद्योगिक उत्पादन बढ़ेगा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के से लेकर के सर्विस सेक्टर तक की मांग भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो अनुमान है कि देश में जीएसटी घटने से करीब 2 लाख करोड़ रुपए की खपत बढ़ेगी और निर्यात को भी नई गति मिलेगी। मांग एवं उत्पादन बढ़ने से जीडीपी में वृद्धि होगी, रोजगार को अवसर में भी वृद्धि होगी। वैश्विक स्तर पर भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भी सुधार होगा। देखो, मांग एवं उत्पादन में बढ़ने से मांग मतलब डिमांड सप्लाई बढ़ने से जीडीपी में वृद्धि होगी, रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। वैश्विक स्तर पर भारत की जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग, इसमें भी इंप्रूवमेंट होगा। तो जीएसटी की 2 स्लैब बनने से इसके कार्यान्वयन और लेखांकन प्रक्रिया की आसान हो जाएगी भी। केंद्र सरकार जीएसटी में बदलाव के साथ साथ इनकम टैक्स को भी आसान और राहतकारी बनाने के लिए तेजी से आगे बढ़ी है। इनकम टैक्स को आसान और राहतकारी बनाने के लिए
इनकम टैक्स बिल 2025 राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब कानून बन गया है। यह कानून मौजूदा इनकम टैक्स कानून 1961 की जगह लेते हुए 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जाएगा। वस्तुतः नया इनकम टैक्स कानून महज कुछ धाराओं का बदलाव नहीं है, बल्कि पूरी टैक्स व्यवस्था का कायापलट करने वाला है। इसी देश में टैक्स सिस्टम की डिजिटल और सरल युग का नया दौर शुरू होगा। इस नए कानून के तहत टैक्स कानूनों के मकड़जाल को खत्म कर एक ऐसी प्रणाली निर्मित होगी जो सहज और आम करदाताओं के लिए लाभकारी होगी। इससे नए करदाता अपनी आमदनी के मुताबिक इनकम टैक्स देने के लिए तत्पर होंगे। नया इनकम टैक्स कानून पुराने कानून को लगभग 50% तक सरल बनाता है। नया कानून गृह संपत्ति से होने वाली आय से जुड़ी हुई अस्पष्टताओं को दूर करता है। नए कानून के माध्यम से टैक्स कानून में अप्रासंगिक हो चुके प्रावधानों को भी हटा दिया गया है। नई जीएसटी व्यवस्था के साथ साथ इनकम टैक्स कानून के तहत नए बदलावों के कार्यान्वयन से देश के करोड़ों लोग लाभान्वित होंगे और भ्रष्टाचार भी नियंत्रित होगा। जीएसटी और इनकम टैक्स के तहत नए अहम सुधारों से करदाताओं की संख्या बढ़ने और टैक्स जटिलता और मुकदमों में कमी लाने और टैक्स संग्रहण बनाने में भी मदद मिलेगी। देश की उद्योग कारोबार ट्रंप की टैरिफ चुनौतियों का मुकाबला करते हुए देश को आर्थिक रफ्तार देंगे। इससे तेजी से बढ़ने वाला संग्रहण देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में भी अहम भूमिका निभाते हुए दिखाई देगा। बिजनेस स्टैंडर्ड सुधार का एजेंडा, इसकी संपादकीय इसको देखते हैं। यही थे हमें जीएसटी के बारे में। इसने गत सप्ताह अप्रत्यक्ष ढांचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन करते हुए सैद्धांतिक रूप से 5 और 18% की 2 दरों को अपनाने की घोषणा की, जबकि नुकसानदेह विलासितापूर्ण जो वस्तु है उसमें 40% की ऊंची कर रखी गई है। परिषद ने क्षतिपूर्ति उपकर के मुद्दे पर भी विचार किया है। उपकर केवल कुछ नुकसानदेह वस्तुओं से वसूल किया जाएगा, वह भी जब तक कि महामारी के समय राज्यों के राजस्व की कमी भरपाई की खातिर किए गए कर्ज को चुकता नहीं कर लिया जाता। माना जा रहा है कि यह कर्ज अगले कुछ महीनों में चुकता हो जाएगा। दोनों बातों को एक साथ देखा जाए तो ये उपाय जीएसटी व्यवस्था को विगत 8 वर्षों की तुलना में कहीं अधिक सरल बनाएंगे। दरों में बदलाव आगामी 22 सितंबर से लागू होगा। बहरहाल जीएसटी ढांचे को सरल बनाना ही सरकार का इकलौता सुधार एजेंडा नहीं है। इस समाचार पत्र में सोमवार को केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने साक्षात्कार प्रकाशित हुआ। उसमें उन्होंने सुधार संबंधी कुछ क्षेत्रों के बारे में बात कही और मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में अगली पीढ़ी के सुधारों का भी जिक्र किया। सरकार ने ऐसे सुधारों के लिए एक नई समिति की घोषणा की। जैसा कि सीतारमण ने कहा कि हर माह रिपोर्ट के जरिए कदम उठाए जाने वाले लायक बिंदु सामने रखे जाएं तो सरकार उनका क्रियान्वयन करेगी। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय के भीतर अन्य बातों के अलावा विनिवेश पर भी जोर देने की आवश्यकता है। यह कोई नया नहीं बल्कि पुराना एजेंडा है जिसमें कई कारणों से ढिलाई बरती जाने लगी थी। विनिवेश पर नए सिरे से जोर देना स्वागत योग्य। यह ध्यान देने लायक है कि सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान एक नई रणनीतिक विनिवेश नीति की घोषणा की थी। 2021-22 में के आम बजट में प्रस्तुत भी किया गया था इसको। इस नीति के मुताबिक सरकार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम यानी सीपीएससी में अपनी मौजूदगी न्यूनतम करेगी। इसके बारे में कुछ रणनीतिक क्षेत्रों की पहचान की गई, जैसे कि परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और रक्षा, परिवहन और दूरसंचार, बिजली, पेट्रोलियम, कोयला और खनिज तथा बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवा आदि। तो गैर रणनीतिक क्षेत्रों के सीपी का निजीकरण किया जाना है, उन्हें बंद किया जाना है। बहरहाल इस मोर्चे पर ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। अगर इस नीति को सही ढंग से लागू किया गया तो सरकार और अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर होगा। अब सरकार ने बजट में सालाना विनिवेश लक्ष्य बंद कर दिया है, जो एक तरह से अच्छा निर्णय है। सालाना लक्ष्य से विनिवेश की प्रक्रिया केवल राजस्व बढ़ाने की कवायद में बदल कर रह जाती है। इसका लक्ष्य राजकोषीय घाटे का लक्ष्य हासिल करना रह जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। राजस्व तो इस कवायद का केवल एक पहलू है। इसके साथ निजी क्षेत्र के लिए जगह बनाने के लिए अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने का व्यापक लक्ष्य जुड़ा होना चाहिए। इससे राज्य की क्षमता में भी सुधार होगा। हालांकि इसका अर्थ ये नहीं है कि प्राप्तियां महत्वपूर्ण नहीं है। रणनीतिक विनिवेश से
काफी मूल्य निकल कर सामने आ सकता है और प्राप्तियों का इस्तेमाल आने वाले वर्षों में सरकार के पूंजीगत व्यय कार्यक्रम की भरपाई के लिए किया जा सकता है। इसके माध्यम से इसके इसके मध्यम इससे मध्यम अवधि में वृद्धि को गति देने में मदद मिलेगी। प्राप्त राशि का एक हिस्सा सार्वजनिक ऋण अदायगी में उपयोग किया जा सकता है, जिससे ब्याज भुगतान का बोझ भी कम होगा और राजकोष की गुंजाइश भी बढ़ेगी। लेकिन वार्षिक प्रवाह समान नहीं होते और यह इस बात पर निर्भर करता है कि किस प्रकार की और कितनी संपत्ति कंपनियों का विनिवेश किया जा रहा है। सरकार को चाहिए कि राजकोषीय घाटे का आंकड़ा विनिवेश सहित उसके बिना दोनों रूपों में प्रस्तुत करें, ताकि वित्तीय स्थिति की अधिक स्पष्ट और तुलनात्मक तस्वीर सामने आ सके। कुल मिलाकर विनिवेश की घोषित नीति को लागू करने के पक्ष में पर्याप्त तर्क मौजूद हैं, लेकिन इससे राजनीतिक रूप से संभालना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है। उम्मीद है कि इस बार सरकार इन बाधाओं को सफलतापूर्वक पार कर पाएगी। ट्रंप के झटके और भारत पर इसका असर। अजय छिब्बर, लेखक, जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी में विशिष्ट विजिटिंग स्कॉलर हैं। भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के कार्यकाल में जो चरणबद्ध सुधार आरंभ हुए थे, भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में जॉर्ज डब्ल्यू बुश राष्ट्रपति थे उस दौरान उनके टाइम में जो चरणबद्ध सुधार आरंभ हुए थे और जिन्हें उनके बाद हर अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा और गहरा किया गया था, अब सिलसिला है बाधित हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप अब भारत को चीन के साथ भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में एक रणनीतिक साझेदारी के रूप में नहीं देखते हैं। ट्रंप द्वारा लगाए गए 50% दंडात्मक शुल्क और बार बार किए गए अपमानों ने भारत को चीन के करीब ला दिया है। इस सप्ताह भारतीय प्रधानमंत्री ने 7 वर्षों के अंतराल के बाद शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भाग लिया, जहां उनका स्वागत चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग कुछ सप्ताह पहले तक ऐसा होना असंभव नजर आता था। अमेरिका को आखिरकार यह एहसास होगा कि भारत पर जोर आजमाइश नहीं की जा सकती है, लेकिन तब तक शायद हालात बहुत बिगड़ जाएं। ट्रंप यूरोपीय संघ से कह रहे हैं कि वह भारत पर प्रतिबंध लगाएं। H-1B वीजा और छात्र वीजा पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। ट्रंप ने उस क्वाड बैठक को रद्द कर दिया है जो इस वर्ष के अंत में भारत में होने वाली थी। ध्यान रहे कि ट्रंप ने ही अपने कार्यकाल में क्वाड का गठन किया था ताकि चीन पर लगाम कसी जा सके। इस पूरे घटनाक्रम में चीन ही विजेता के रूप में उभरा है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट का मानना है कि भारत के साथ अभी भी द्विपक्षीय व्यापार समझौता संभव है, हालांकि ट्रंप शायद इसकी इजाजत न दे। उनके मुताबिक तो भारत ने कुछ उत्पादों पर शुल्क दर शून्य करने की भी पेशकश की थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। रिश्ते बिगड़ने के पीछे व्यक्तिगत संबंधों में टूटने की भी वजह बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ट्रंप पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम में उनकी भूमिका स्वीकार न करने के कारण भारत से नाराज हैं। वह मानते हैं कि उनका यह कदम उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिला सकता है। ट्रंप अमेरिका के साथ भारत के व्यापार अधिशेष की बात करते रहते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि भारतीय अमेरिकी विश्वविद्यालय में शिक्षा पर सालाना $25 अरब खर्च करते हैं, रॉयल्टी चुकाते हैं, रक्षा खरीद करते हैं, ई-कॉमर्स राजस्व में योगदान करते हैं। वास्तव में पता चलता है कि भारत भुगतान संतुलन के घाटे का शिकार है। अमेरिका में एक अपीली अदालत ने ट्रंप द्वारा लगाए गए शुल्कों को अवैध बताया है। अमेरिका में अपीली अदालत ने, लेकिन लगता नहीं है कि यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय में टिक सकेगा, क्योंकि आमतौर पर ट्रंप के पक्ष में निर्णय देता है। द्विपक्षीय समझौते में देरी के लिए तेल और दूध को जिम्मेदार ठहराया। ट्रंप ने भारत द्वारा रूसी तेल की खरीदी पर शुल्क बढ़ाया, वो अपने आप में समझ से परे है, खास तौर पर यह देखते हुए कि उन्होंने अलास्का में पुतिन का स्वागत किया था और अमेरिका और यूरोपीय संघ दोनों रूस से गैस, उर्वरक, यूरेनियम और पैरेडियम खरीदते हैं। भारत, चीन, तुर्की ने रूस से ज्यादातर वह कच्चा तेल खरीदना शुरू किया है। भारत, चीन और तुर्की ने
जो अमेरिका और यूरोपीय संघ ने बंद कर दिए। ऐसा नहीं होता तो वैश्विक तेल कीमतों में इजाफा होता। तो भारत पर निशाना क्यों? अमेरिका को कृषि उत्पादों को भी पर भी व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, खासतौर पर दूध को लेकर। अगर अमेरिका उत्पादन पर भारी सब्सिडी देता है, जिसके बाद उसके दूध उत्पादक विश्व बाजारों में अपना दूध उतारने पर विवश होते हैं, तो भारत से ऐसे आयात को इजाजत देने की उम्मीद करना उचित नहीं है। ऐसा करने से देश के 8 से 10 करोड़ ऐसे लोगों की आजीविका पर असर होगा जो पशुपालन पर निर्भर हैं। ट्रंप के कदमों ने ब्रिक्स में नई जान फूंक दी है। इन कदमों में ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका पर भी टैरिफ लगाना शामिल है। अब भारत और चीन इस समूह को मजबूत बनाने में लगे हैं। वर्ष 2026-27 में ब्रिक्स प्लस की अध्यक्षता इन दोनों देशों के पास रहनी है। देखना होगा कि सौहार्द कितने समय तक बना रहेगा, खासकर सीमा विवाद और एशिया का चौधरी बनने की चीन की इच्छा को देखते हुए। प्रसिद्ध अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक जॉन मेयरसाइमर का कहना है कि पिछली अमेरिकी सरकारों की नीतियों ने रूस और चीन को एक दूसरे के करीब ला दिया। अब ट्रंप की नीतियां भारत को उनके करीब धकेल रही हैं। ब्रिक्स भारत को कुछ भू राजनीतिक लाभ दिला सकता है, लेकिन फिलहाल इसके आर्थिक लाभ सीमित हैं। ब्रिक्स प्लस समूह का सकल घरेलू उत्पाद करीब 32 लाख करोड़ डॉलर है, जो वैश्विक जीडीपी का 27% है। इसका बाजार G7 जैसा नहीं है, जिसकी कुल जीडीपी 50 लाख डॉलर से अधिक है। वह वैश्विक जीडीपी के 45 जीडीपी का योगदान करता है परसेंट का। इतना ही नहीं, ब्रिक्स प्लस के कुल जीडीपी में 20 लाख करोड़ डॉलर से अधिक योगदान अकेले चीन का ही है, 27% में से। भारत चीन को बहुत कम निर्यात करता है और उसके यहाँ निर्यात में इजाफा होने की संभावना भी नहीं है। भारत की समृद्धि की राह निर्यात बढ़ाने और G7 देशों से तकनीक जुटाने में है। अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ व्यापार समझौता इस लक्ष्य के लिए जरूरी है। बिना इसके भारत न केवल अपना बड़ा निर्यात बाजार खो देगा, बल्कि चीन+1 दुनिया में आने वाले निवेश से भी वंचित रह जाएगा। वह निवेश अब मेक्सिको, वियतनाम और अन्य देशों में ही जाएगा जहां अमेरिका का टैरिफ कम है। भारत 50% शुल्क के कारण निर्यातकों पर पड़ने वाले तत्काल प्रभाव को कुछ हद तक कम कर सकता है, यदि वह रुपए को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अवमूल्यित होने दे। विशेष रूप से देखते हुए मुद्रास्फीति कम स्तर पर है। अमेरिका को निर्यात करने वाले निर्यातकों को टैक्स रिफंड और रियायत प्रदान करना, साथ ही उनके आवश्यक इनपुट्स पर शुल्क और गैर शुल्क बाधाओं को समाप्त करना भी प्रभाव को कम करने में मददगार होगा। हमें घरेलू सुधारों की आवश्यकता है ताकि कारोबारी सुगमता बेहतर हो सके। इनमें से बहुप्रतीक्षित जीएसटी सुधारों को अंजाम देते हुए 2 दरों में समेट दिया गया है। अब जरूरत है कि ईंधन कीमतों को जीएसटी दायरे में लाने की। हमारे यहाँ ईंधन कीमतें अन्य प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अधिक हैं। बिजली और रेल किराए की क्रॉस सब्सिडी के कारण भी कारोबार की लागत बढ़ती है, जिसे कम करना जरूरी है। श्रम बाजार में सुधार की आवश्यकता है। जमीन के उपयोग की नीति को अधिक सहज बनाने की आवश्यकता है। बैंकिंग मार्जिन में कमी करना भी एक प्राथमिकता होनी चाहिए। यूरोपीय संघ के साथ व्यापार समझौता और अन्य व्यापार समझौते, मसलन व्यापक और प्रगतिशील प्रशांत पर साझेदारी समझौते में शामिल होना, पर्यटन को बढ़ावा देना भारत के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि हर संकट के बीच एक महान अवसर छुपा होता है। भारत को अमेरिका के साथ व्यापार वार्ताओं का खुला रखना चाहिए, किंतु अपने महत्वपूर्ण हितों के से समझौते किए बिना, है ना। भारत को अमेरिका के साथ व्यापार वार्ताओं को खुला रखना चाहिए, किंतु अपने महत्वपूर्ण हितों से समझौता किए बिना। अमेरिका में समृद्ध और प्रभावशाली माने जाने वाली भारतीय अमेरिकी लॉबी को भी सक्रिय किया जाना चाहिए, ताकि अमेरिका की भारत नीति में अधिक समझदारी लाई जा सके। ट्रंप की भू आर्थिक हलचल वह झटका साबित हो सकती है जिससे भारत को उसके लंबे समय से प्रतीक्षित और अत्यंत
आवश्यक दूसरे चरणों के सुधार की ओर धकेला जा सके, जो उसे आगे बढ़ाने में सहायक बने। यदि भारत घरेलू स्तर मजबूत होता है तो भू आर्थिक समीकरण भी भारत के पक्ष में झुकेंगे। अगला हिंदुस्तान.com का ये एडिटोरियल है, नेपाल में नाराजगी। नेपाल में युवाओं की नाराजगी का हिंसक विस्फोट दुखद और चिंताजनक है। वर्षों बाद इस पड़ोसी देश में इस तरह से बड़े पैमाने पर प्रदर्शन देखने में आया है। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प में कई लोगों की मौत हुई है और अनेक घायल भी हुए हैं। हिंसा को बढ़ने से रोकने के लिए नेपाल में अनेक इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। आखिर इस प्रदर्शन और उपद्रव की वजह क्या है? नेपाल सरकार ने फेसबुक, ट्विटर जो एक्स बोल रहे हैं इसको, और यूट्यूब से अधिकांश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेपाल सरकार ने यूट्यूब, फेसबुक वगैरह पर प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रतिबंध के खिलाफ ही वहाँ युवाओं में नाराजगी है। युवा मांग कर रहे हैं कि देश में भ्रष्टाचार को रोका जाए, सोशल मीडिया को नहीं। जाहिर है कि युवाओं की मांग को गलत नहीं कहा जा सकता है, लेकिन विरोध का यह तरीका उचित नहीं है। काठमांडू में हजारों प्रदर्शनकारियों का सड़क पर यूं हिंसक हो उठना और कटीले तारों को तोड़कर देश की संसद को घेर लेना कतई प्रशंसनीय नहीं है। संसद और अन्य सरकारी कार्यालयों की रक्षा के लिए सेना को तैनात करना पड़ा है, क्योंकि उग्र प्रदर्शन को संभालना वहां की सामान्य पुलिस की बस की बात नहीं रह गई थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि नेपाल पुलिस बहुत संयम बरत रही है, तभी तो भीड़ ने दंगा पुलिस को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। वैसे वहां प्रशासन को यह उम्मीद नहीं थी कि युवा सोशल मीडिया के पक्ष में ऐसे सड़कों पर उतर आएंगे। यह सच है कि नेपाल में सरकार सोशल मीडिया को व्यवस्थित करने में लगी है। सोशल मीडिया कंपनियों को देश और देश के कानूनों के प्रति जिम्मेदार बनाया जा रहा है। गौर करने की बात है कि उन्हीं सोशल मीडिया मंचों को प्रतिबंधित किया गया है जिन्होंने नेपाल में विधिवत पंजीकरण नहीं कराया है। सरकार का यह दावा है कि सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए उसने सोशल मीडिया कंपनियों के पंजीकरण को बाध्यकारी बनाया है, बाध्यकारी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि तमाम सोशल मीडिया कंपनियों को नेपाल के नियम कायदे के हिसाब से चलना चाहिए। यह अक्सर देखा गया है कि सोशल मीडिया कंपनियां किसी भी जिम्मेदारी या नियम कानून के बंधने में से बचना चाहती हैं। अब तक ये कंपनियां वहां आज़ादी का पूरा आनंद ले रही थी, अब उन्हें आगे भी आज़ादी का आनंद लेने के लिए स्थानीय नियम कानूनों का पालन करना चाहिए। अगर ये कंपनियां मनमानी करेंगी तो स्वाभाविक है कि स्थानीय सरकार के लिए समस्या उत्पन्न हो जाएगी। नेपाल के लोगों की डाटा गोपनीयता को लेकर भी चिंताएं हैं और इन चिंताओं को खारिज नहीं किया जा सकता है। इस मोर्चे पर युवाओं को भी सरकार का साथ देना चाहिए। सरकार को फर्जी आईडीज को लेकर शिकायत है तो इसे समझना चाहिए। लोगों और युवाओं को ज़्यादा सभ्य बनते हुए समझदारी का परिचय देना चाहिए। बदलते दौर में सोशल मीडिया का महत्व बढ़ गया है। इसके जरिए आर्थिक गतिविधियों को बल मिलता है तो राजनीतिक भी सोशल मीडिया पर निर्भर करने लगती है। यहाँ सरकार की शिकायत मायने नहीं रखती है। सोशल मीडिया उपयोगकर्ता फर्जी आईडी का इस्तेमाल करके अभद्र भाषा और गलत सूचना फैला रहे हैं। नेपाल में धोखाधड़ी और अन्य अपराधों के लिए सोशल मीडिया मंचों का दुरुपयोग बढ़ने लगा है। ऐसे में जरूरी है कि सोशल मीडिया कंपनियों को शुचिता बरतने के लिए बाध्य किया जाए और युवाओं को विश्वास में लिया जाए। अगला है उच्च शिक्षा पर अयोग्य शिक्षकों का बोझ। विभूति नारायण राय पूर्व कुलपति और साहित्यकार हैं। किसी भारतीय विश्वविद्यालय के कुलपति की कौन सी सलाह उसे अपने अध्यापकों के बीच अलोकप्रिय बना सकती है? क्या विश्वास कर सकते हैं कि किसी अध्यापक को नियमित कक्षा लेने की हिदायत उसे किसी गाली से कम नहीं लगती? यह बात आपको अजीब लग सकती है। जिस दायित्व के लिए चयन हुआ है उसी में किसी शिक्षक की सबसे अधिक अरुचि है। दुनिया में किसी अन्य मुल्क के लिए यह बात सच नहीं हो सकता, पर भारतीय शिक्षा जगत की यह एक सच्चाई है जिसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने का दुस्साहस कोई हित धारक नहीं करता। अध्यापकों के संगठन केवल वित्त
वेतन भत्तों में वृद्धि या किसी अध्यापक के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई न हो, इसके लिए आंदोलन करते हैं। आपने कभी उन्हें अध्यापकों के नियमित रूप से अपनी कक्षाएं लेने या उनकी बौद्धिक विकास की जरूरत के लिए लड़ते नहीं देखा होगा। मैं केवल संयोगवश एक केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलपति हो गया और शुरुआत में ही एक दिलचस्प संयोग से मेरा पाला पड़ा। अपने दफ्तर में मुझे एक ऐसे चीनी छात्र का मेल मिला जो कुछ ही दिनों पहले मेरे विश्वविद्यालय से हिंदी का एक कोर्स करके निकला था। बड़े विनोद से उसने लिखा था कि भारत आकर उसे पहली बार पता चला कि छात्रों का एक दायित्व यह भी है कि वे कक्षा शुरू होने के समय ढूंढकर अध्यापक को याद दिलाएं कि उनको कक्षा लेनी है। हुआ कुछ ऐसा था कि सत्र के प्रारंभ में चीनी छात्रों का एक समूह कक्षा में समय से जाकर बैठ गया। वे काफी देर तक अपने अध्यापक की प्रतीक्षा करते रहे, फिर ऊब कर इधर उधर मटरगश्ती करने लगे। अचानक एक छात्र की नजर उस अध्यापक पर पड़ी जो एक कमरे में दूसरे अध्यापकों के साथ बैठकर ठाके लगा रहा था। वह उसके पास गया और क्लास की याद दिलाई। अध्यापक ने उल्टे उसे डांट पिलाई और छात्रों ने उनको बुलाया क्यों नहीं। अध्यापक ने उल्टे उसी को डांट पिलाई, छात्रों ने उनको बुलाया क्यों नहीं। अगर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और शिक्षा मंत्रालय यह सर्वेक्षण कराए कि कितने प्रतिशत अध्यापक नियमित रूप से अपनी कक्षाएं ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसे निराशा ही हाथ लगेगी। विभिन्न हितधारकों, जिनमें छात्र, अभिभावक, अध्यापक और सभी शरीक हैं, इस बात करके मैं निश्चय से कह सकता हूं कि राजधानी दिल्ली में अधिकांश अध्यापक नियमित कक्षाएं नहीं ले रहे हैं। मुझे एक और प्रसंग ने कक्षाओं को लेकर भारतीय शिक्षकों की दिलचस्पी को समझने में मदद की है। हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा ने विदेश में हिंदी पढ़ाने वाले अध्यापकों के लिए रिफ्रेशर कोर्स आयोजित करने का फैसला किया और काफी बड़े बजट के साथ यह कार्यक्रम शुरू हुआ। दुनिया भर से आने वाले हर अध्यापक पर कई हजार रुपए खर्च होते थे। मुझे देखकर सुखद आश्चर्य होता था कि संपर्क करने पर बहुत से अध्यापक यह कहते हुए माफी मांग लेते थे कि प्रस्तावित तिथियों में आने से उनकी पहले से निर्धारित पठन पाठन के कार्यक्रम में बाधा पहुंचेगी। ऐसे उदाहरण भारतीय परिदृश्य में बिरले ही दिखेंगे। हमारे यहाँ ज्यादातर सेमिनार, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम या अतिथि वक्तव्य तो होते ही हैं। उन दिनों में जब कक्षाएं अपने उरूज पर होती हैं तो न किसी अध्यापक को इसकी हिचकिचाहट होती है कि उसकी अनुपस्थिति से छात्रों की पढ़ाई लिखाई पर बुरा असर पड़ेगा, न ही किसी विश्वविद्यालय के प्रशासन की जरूरत की वह सलाह दे सके कि सारी गतिविधियां उन्हीं दिनों में हो सकती हैं जब कक्षाएं न चल रही हो। पठन पाठन के प्रति इस उपेक्षा का सीधा असर शोध की गुणवत्ता पर भी दिखता है। अक्सर सुनने को मिलता है कि देश शोध पर उतना खर्च नहीं करता जितना किसी विकासशील देश को करना चाहिए। मेरी समझ यह बनी है कि संसाधनों की कमी से अधिक गुणवत्ता निराशा करती है। हमारे ज्यादातर शोध प्रबंध, खास तौर से मानविकी के क्षेत्र में, कूड़े से कुछ अधिक नहीं है। वे कट कॉपी पेस्ट के बेहतरीन नमूने हो सकते हैं, पर उनको ज्ञान के किसी भी अनुशासन को समृद्ध करने वाला नहीं कहा जा सकता है। इस स्थिति के लिए छात्रों की अयोग्यता से अधिक अध्यापकों की उदासीनता और तिकड़म करके हासिल की गई हैसियत जिम्मेदार है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। इसके अनुसार प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक बनने या किसी तरह की तरक्की हासिल करने के लिए उम्मीदवारों की एक परीक्षा पास करनी होगी। जिन अध्यापकों की रिटायरमेंट में 5 से अधिक वर्ष बाकी है, उन्हें परीक्षा पास करनी होगी, अन्यथा उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। यह प्रावधान संबंधित कानून में पहले से मौजूद था। राजनीतिक कारणों से सरकारें उदासीन बैठी थी। अब भी कोशिश हो रही है कि इससे बचने के रास्ते निकाल लिए जाए। यदि इसे ईमानदारी से लागू किया गया तो प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता
सुनिश्चित करने की दिशा में आजादी के बाद यह सबसे क्रांतिकारी कदम होगा। क्या इस तरह की व्यवस्था उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लागू नहीं होनी चाहिए? एक निश्चित अंतराल के बाद क्या अयोग्य शिक्षकों को बाहर का रास्ता नहीं दिखा दिया जाना चाहिए? यह एक दुखद यथार्थ है कि एक बार नौकरी हासिल करने के बाद अधिकांश शिक्षक पढ़ना लिखना बंद कर देते हैं। अपने अनुशासन में दुनिया भर में जो कुछ नया घट रहा है उससे पूरी तरह अनभिज्ञ अध्यापकों को बाबा आदम के जमाने के नोट्स पढ़ाते देखना एक मनोरंजक अनुभव होता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शिक्षकों को समयबद्ध प्रोन्नति की व्यवस्था कर दी है और कहने के लिए पुस्तकें, शोध, आलेख प्रकाशन जैसी कुछ शर्तें भी लगा दी हैं, पर शायद ही कोई विश्वविद्यालय किसी अध्यापक की प्रोन्नति रोक सकता है। संभवतः यही कारण है कि विश्वविद्यालय में घुसते ही अध्यापक पढ़ने लिखने से अपना रिश्ता खत्म कर लेता है। अपने छात्रों के साथ समय बिताने से बेहतर विकल्प उनके लिए जमीन जायदाद जैसा कोई धंधा या कोचिंग संस्थाओं में जाकर मोटी कमाई करना होता है। यह तवज्जो की बात नहीं है कि सोशल मीडिया के दौर में अधिकांश अध्यापकों के प्रोफाइल के नेपथ्य में कोई महंगी कार दिखती है, किताबें आपको बिरल ही पाते हैं। सैलानी और सरकार साथ आए तभी बचेगा हिमालय। गिरीश गुरनानी। उत्तराखंड में चंपावत जिले का एक गांव कजीना है। 9 साल पहले इसका एक हिस्सा सड़क से जुड़ा था। गांव बिखरा हुआ है, लिहाजा उसके कई हिस्से अब भी सड़क की मांग कर रहे थे। इसी दौरान कजीना मुख्य तो के लिए अलग से करीब 1.25 किलोमीटर लिंक रोड बनाई गई। 8 साल पहले तीसरी रोड सालकांडे नामक जगह से केलानी तक 3.5 किलोमीटर स्वीकृत हुई, लेकिन बनी सिर्फ 1700 मीटर। उसका भी संरेखण यानी अलाइनमेंट निर्माण के दौरान बदल दिया गया। नतीजन योजना का सीधा लाभ सिर्फ एक परिवार तक सिमट गया। वंचित इलाके के लोगों ने सड़क की मांग की। 6 साल पहले तीसरे छोर से 4.5 किलोमीटर लंबी एक और सड़क जाल छीना गहतवाड़ नाम से मंजूर हुई। यह अभी भी निर्माणाधीन है, लेकिन इसकी लंबाई गहतवाड़ा नामक बस्ती तक पहुंचने के लिए कम पड़ गई है। पहाड़ों पर अनियंत्रित, अनियोजित और मनमाने विकास को बयां करते ऐसे अनेक उदाहरण मौजूद हैं। कठिन भौगोलिक क्षेत्र के कारण पहाड़ को विकास की सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन हिमालय को ग्लोबल वार्मिंग के अलावा प्रदूषण, प्लास्टिक और अनियोजित विकास के दुष्प्रभावों से बचाना भी जरूरी भी है। निर्माण में मानकों का पालन नहीं होने और डंपिंग यार्ड की बजाय सीधी नदी नालों में डाला जाने वाला मलबा भूस्खलन और बाढ़ को बढ़ावा देता है। बड़े पैमाने पर भूस्खलन से हाल ही के दिनों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में अरबों रुपए की सरकारी और गैर सरकारी संपत्ति का नुकसान उठाना पड़ा है। वैज्ञानिक और पर्यावरण कार्यकर्ता पिछले कई दशकों से हमें चेतावनी देते रहे हैं कि चिपको आंदोलन के करीब 52 साल पहले ही जंगलों का महत्व दुनिया को बता दिया था, मगर संसार को सजग करने वाली इस भूमि ने खुद उसे पूरी तरह आत्मसात नहीं किया। अगर हमने कुछ सीखा होता तो चिपको की भूमि रैणी के इलाके में बिजली परियोजना डिजाइन करते समय आसन्न नुकसान का समग्र अध्ययन किया जाता। उस हंगिंग ग्लेशियर का भी समय रहते पता लगा लिया जाता, जो फरवरी 2021 में टूटकर तबाही का कारण बना था। 200 से ज्यादा लोग मलबे में दफन हो गए थे। बीते 13 साल से हिंदुस्तान हिमालय बचाओ अभियान के जरिए यही समझने का प्रयास हो रहा है कि हिमालय को प्राकृतिक तंत्र नहीं समझने पाने की गलती कितनी खतरनाक हो सकती है। धरती का तापमान बढ़ने समेत कई कारणों से हिमालय के ग्लेशियर प्रतिवर्ष 2 मीटर से 52 मीटर तक पिघल रहे हैं। इस प्रक्रिया को रोकना विश्व समुदाय की एकजुटता के बिना संभव नहीं है, पर ग्लेशियर्स के पिघलने से बन रही खतरनाक झीलों को वैज्ञानिकों की राय के अनुसार निष्क्रिय करके त्रासदी को शून्य कम किया जा सकता है। इसी तरह विकास में नियोजन और
वैज्ञानिक सोच को शामिल करके आपदा का आकार घटाया जा सकता है। एक उदाहरण पर गौर कीजिए कि दिल्ली से देहरादून 4 लेन सड़क बनाई जा रही है, मगर इससे पहाड़ियां दरक सकती हैं। इसलिए इसके विकल्प देखने होंगे। पहाड़ को ज्यादा काटे बिना एलिवेटेड रोड तैयार किया जा सकता है। मसूरी को जोड़ने वाली 4 सड़कें चुनकर उनमें 2 आने और 2 जाने के लिए आरक्षित करके यातायात को सुगम किया जा सकता है। इसी तरह आम लोगों के साथ पर्यटकों को प्लास्टिक के प्रयोग को लेकर सचेत करना होगा, क्योंकि प्लास्टिक जंगल और जमीन के लिए खतरा है बन रहा है। बस 2023 में 4 धाम यात्रा के लिए रिकॉर्ड 54.18 लाख श्रद्धालु उत्तराखंड आए और पर्यटकों को प्लास्टिक कचरा और खाली बोतलें पहाड़ों से आवश्यक रूप से वापस लाने के लिए तैयार कर सकें तो बड़ी कामयाबी होगी। पिछले 2 दशकों से पर्यावरण प्रेमियों और सामाजिक संगठनों की ओर से समग्र हिमालय नीति की पैरवी की जाती रही है। कुछ राज्य सरकारें ने इस पर सहमति जताई है। राष्ट्रीय स्तर पर इसे निर्णायक नेतृत्व नहीं मिल सका है। हिमालय का कोई अकेला राज्य भी विकास में वैज्ञानिक का प्रकृति हितैषी समावेशन करके खुद को मॉडल के रूप में पेश कर सकता है। कुल मिलाकर जनता, सैलानी और सरकार सभी को साथ आना होगा, तभी हिमालय आपदाओं से बचा सकेगा। तो बहुत ही शानदार एडिटोरियल देखी हमने आज हिमालय से संबंधित, जो आपदा प्रबंधन से जुड़ा हुआ है, एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। उच्च शिक्षा पर अयोग्य शिक्षकों का बोझ, यानी उनकी एग्जाम वगैरह लेनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे आदेश दिया है जिनका रिटायरमेंट से 5 वर्ष से ज़्यादा का समय बचा हुआ है। तो इस संबंध में भी नेपाल में ऐसे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब वगैरह सब बंद कर दिए हैं। तो वहाँ की जो युवा वगैरह है वो सड़कों पर उतरा है ना। इस और जीएसटी से संबंधित 2-3 अपन ने ये लेख देखे हैं, है ना। और ट्रंप ने भी जो लगाया हुआ है 50% का जो क्या बोल टैरिफ, तो उससे संबंध। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।